आईएमएफ ने भारत को लेकर क्या चेतावनी दी है? भारत ने ईरान वॉर को लेकर ऐसा कौन सा फैसला किया है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है? इजराइल ने भारत के ज्यूज के बारे में अब कौन सा नया फैसला लिया है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बांग्लादेश को अचानक से भारत की याद क्यों आ रही है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अगले महीने 24 मई को भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। पिछले साल जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद से मार्को रूबियो अभी तक एक बार भी भारत की यात्रा के ऊपर नहीं आए हैं और ये उनकी पहली भारत की यात्रा होने वाली है, वो भी ईरान वॉर के बीच में। मार्को रूबियो भारत आकर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ मीटिंग करेंगे और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इनकी एक मुलाकात होगी। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि उनकी ये विजिट स्टैंड अलोन विजिट होने वाली है या फिर साइडलाइंस के ऊपर भारत में वो क्वाड समिट को, यानी कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए भारत आ रहे हैं। क्वाड की अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर अगले महीने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग बुलानी होती तो उसके लिए इन्विटेशन अभी से भेजना स्टार्ट हो गए होते, लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर क्या होता है वो तो खैर पता नहीं। लेकिन ये कंफर्मेशन आ गई है कि 24 मई को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, ईरान और अमेरिका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ईरान के चाबार पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी को बेचने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके अंदर भी एक छोटी सी कंडीशन है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाबार पोर्ट के ऊपर जो भारत की हिस्सेदारी है उसको एक लोकल ईरानियन कंपनी को बेचा जाएगा। भारत ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने जो चाबार पोर्ट के लिए भारत को सैंक्शन वेवर दिया था, सैंक्शंस में जो भारत को छूट दी गई थी वो 26 अप्रैल यानी कि एक दिन बाद से खत्म हो रही है। कल यानी संडे को एक्सपायर होने वाली है। वेवर खत्म मतलब कि अगर भारत 26 अप्रैल के बाद भी चाबार पोर्ट को चलाता है तो वहां पर जितने भी भारत की कंपनीज इन्वॉल्व हो रही हैं, आईपीजीएल, सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन सब के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत चाबार पोर्ट से कंप्लीटली एग्जिट ले रहा है और फ्यूचर में दोबारा एंट्री नहीं होगी। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत जो ईरानियन कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है उसमें एक स्पेशल क्लॉज यानी कि एक कंडीशन भी रखी गई है कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद कंट्रोल वापस से भारत के पास आ जाएगा। जितनी हिस्सेदारी भारत के पास थी वो हमको वापस मिल जाएगी। कई लोग बोलेंगे कि भारत अमेरिका के प्रेशर में आकर अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, लेकिन सच ये है कि साल 2018 से अभी तक 8 साल हो गए हैं एंड अमेरिका ने दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में केवल अकेले भारत को ही सैंक्शन वेवर दिया था। सच्चाई ये है कि 8 साल तक अमेरिका ने भारत के कारण ही चाबार पोर्ट को छुआ तक नहीं। अब जब ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के सबसे करीब आ गया है, ईरान के पास 84% एनरिच यूरेनियम की मात्रा 142 केजी तक की हो गई है। बॉम्ब के लिए 90% चाहिए होता है, यानी कि ईरान अगले 2 महीने के अंदर ही एक कंप्लीट न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। इसलिए अमेरिका ईरान के ऊपर हर तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी कड़ी में अमेरिका ने अब चाबार पोर्ट के ऊपर सैंक्शन वेवर खत्म कर दिया है और भारत का चाबार पोर्ट में अपने हिस्सेदारी को बेचने का कारण ये नहीं है कि हम अमेरिका के सामने दब गए हैं, बल्कि असली कारण ये है कि एक चाबार पोर्ट के कारण हम अपनी कंपनीज का बिजनेस जो दुनिया के बाकी देशों में है उसको ब्लैकलिस्ट होने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भारत की ये कंपनीज ईरान के साथ साथ और कई सारे देशों के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो अराउंड $10 बिलियन का बनता है। $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए 10 से 15 बिलियन डॉलर्स की मार्केट से ब्लैकलिस्ट होना ये कभी भी समझदारी वाला फैसला नहीं है। इसलिए भारत की सरकार चाबार पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आईएमएफ से संबंधित और ये भारत के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। रिसेंट टाइम्स में इंडियन रुपीज काफी वीक हुआ है। ऊपर से ये सेम टाइम के ऊपर जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्ट्रांग हो गए हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस डॉलर्स के टर्म में भारत की जीडीपी अब चौथे स्थान से सीधा गिरकर छठे स्थान के ऊपर आ गई है। जीडीपी की रैंकिंग के बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में भी भारत को नुकसान हुआ है और बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम अब भारत से ऊपर जाने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया है कि इस साल बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत को क्रॉस करके यानी कि भारत से ऊपर चले जाएगा। आईएमएफ के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $2,812 के अराउंड रहेगी, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम भारत से लगभग $100 ज्यादा $2,911 रहने वाली है। आईएमएफ ने कहा है कि ये चीज भी बस इसी साल के लिए होगी, यानी कि कुछ ही महीनों के लिए ऐसा होगा। आईएमएफ के अकॉर्डिंग अगले साल 2027 में भारत एक बार फिर से बांग्लादेश को जीडीपी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में वापस से पीछे छोड़ देगा।
और उसके बाद अगले 5 साल 2031 तक भारत बांग्लादेश से ऊपर रहेगा। अब ये इंडियन रुपीस की वीक परफॉर्मेंस और डेप्रिसिएशन तो एक कारण है ही, लेकिन फरवरी महीने में भारत सरकार ने जीडीपी का बेस ईयर साल 2011-12 से चेंज कर साल 2022-23 कर दिया था। नई कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट किया गया तो भारत की जीडीपी का साइज 357 लाख करोड़ रुपीस से कम अराउंड 345 लाख करोड़ रुपीस के अराउंड एस्टिमेट किया गया। इसकी वजह से भी भारत की जीडीपी रैंकिंग्स के ऊपर असर पड़ रहा है। हालांकि ये ड्रॉप टेम्परेरी समय के लिए है एंड इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आईएमएफ के अकॉर्डिंग भारत 6.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है और ये जो टेम्परेरी समय के लिए भारत 4th से 6th पोजीशन के ऊपर आया है, ये भी 1-2 साल के अंदर ही कवर हो जाएगा, ये कहना है आईएमएफ के स्पोक्स पर्सन का। वीडियो रिकॉर्ड करते समय इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 94 रुपीस 25 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या फाइनेंस के मामले में मोदी सरकार ने कैसा काम किया है? क्या निर्मला सीतारमण मैडम को चेंज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में रह रहे ज्यूज कम्युनिटी के इंडियंस लोगों को रिलोकेट करके अपने साथ इजराइल ले जाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और भारत से 250 ज्यूज कम्युनिटी के लोगों का पहला बैच पिछले कल इजराइल की धरती के ऊपर लैंड हो गया है, जिनको इजराइल की सरकार न सिर्फ इजराइल की नागरिकता और इजराइल का पासपोर्ट देगी, बल्कि इन सबको नौकरी से लेकर हाउसिंग, अकोमोडेशन और कई सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बनई मिनाशे नाम के जीव्स रहते हैं, जिनके पूर्वज कई सौ साल पहले भारत आए थे। बनई मिनाशे नाम के इन जीव्स का एग्जैक्ट ऑफिशियल नंबर तो खैर पता नहीं है कि इनकी पॉपुलेशन भारत में कितनी है, लेकिन ये मुख्य तौर पर भारत के नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर और मिजोरम स्टेट्स में फैले हुए हैं। इजराइल की गवर्नमेंट ने पिछले साल ये फैसला किया था कि वो भारत में रह रहे बनई मिनाशे जीव्स को रिलोकेट करके अपने साथ इजराइल ले जाएंगे। इजराइल की गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल पास किया था उसके अकॉर्डिंग बनई मिनाशे जीव्स कम्युनिटी के 5,800 लोगों को भारत से इजराइल ले जाया जाएगा। इनके माइग्रेशन के लिए इजरायली सरकार द्वारा $27 मिलियन का बजट भी पास किया गया है। इनकी फ्लाइट्स, अकोमोडेशन वगैरह सारा कुछ इजराइल की सरकार खर्चा करेगी। प्लान के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में रह रहे ये सारे जीव्स अगले 5 साल यानी कि साल 2030 तक बैचेस में इजराइल भेजे जाएंगे। उसी से संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है कि पहले बैच में 250 जीव्स को भारत से इजराइल में रिलोकेट करके ट्रांसफर कर दिया गया है। साल 2026 में टोटल 1200 लोगों की स्क्रीनिंग और इंटरव्यूज होने हैं, जिनको कंप्लीट करने के बाद ये सारे इजराइल में रिलोकेट किए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इजराइल भी सभी जीव्स को अपने साथ ले जा रहा है। स्क्रीनिंग करने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है और उसके बाद ही बनई मिनाशे ट्राइब्स के जीव्स को अपने साथ लिया जा रहा है। अभी तो पहले बैच में 250 जीव्स को भेजा गया है और अब ये सिलसिला अगले 5 साल तक चलते रहेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत से ये जो जीव्स इजराइल जा रहे हैं, इनको इजराइल में रीसेटल करने के साथ साथ इनको वहां पर हिब्रू लैंग्वेज के लेसन्स भी दिए जाएंगे। इनके लिए वहां पर स्पेशल बेनिफिट्स अनाउंस किए जाएंगे ताकि ये इजराइल की सोसाइटी में वहां पर अच्छे से रल मिलकर रह सकें और इनको वहां पर कोई भी परेशानी ना आए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में बनई मिनाशे जीव्स रह रहे हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है और इनको क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दरअसल ज्यूज कम्युनिटी में जो बनई मिनाशे ट्राइब है, इनके बारे में कहा जाता है कि 2700 साल पहले असायरियन किंग ने जब इजराइल के ऊपर हमला करके किंगडम ऑफ इजराइल के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उस समय किंगडम ऑफ इजराइल के अंदर ज्यूज कम्युनिटी की 12 ट्राइब्स रहती थी। उनमें से 2 ट्राइब्स ने इनिशियली सरेंडर कर दिया था, लेकिन जो बाकी की 10 ट्राइब्स थी उनके लोग बार बार असायरियन किंग के खिलाफ रिवॉल्ट करते रहते थे, आजादी के लिए विद्रोह छेड़ते रहते थे। इसलिए असायरियन किंग ने बाकी की 10 ट्राइब्स को किंगडम ऑफ इजराइल से बाहर निकाल दिया और उनको डिपोर्ट करके अपना अस्तित्व बचाने के लिए अलग अलग जगह भेज दिया गया था। 12 में से 10 ट्राइब्स के लोग अपनी जान बचाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर सेटल हो गए थे। धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन दूसरे रीजन्स में जाकर वहां पर मिक्स होती रही और इनमें से कई सारे वापस इजराइल भी कभी नहीं गए। अभी जो ज्यूज की 10 ट्राइब्स 2700 साल पहले किंगडम ऑफ इजराइल से चले गई थी, इनको 10 लॉस्ट ट्राइब्स भी कहा जाता है, यानी कि खोई हुई 10 ट्राइब्स। इजराइल की गवर्नमेंट इन सभी लॉस्ट ट्राइब्स के लोगों को ढूंढने और वापस से इजराइल में लाने के लगातार प्रयास और रिसर्च करती रहती है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रह रही बनई मिनाशे ट्राइब उन्हीं 10 खोई हुई ट्राइब्स में से एक है, जिनके लोग आज से 2700 साल पहले असायरन किंग के रूल में किंगडम ऑफ इजराइल से भागकर भारत आ गए थे। हालांकि ये भी चीज हाईली डिबेटेबल है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के अंडर इजराइल की गवर्नमेंट ने बनई मिनाशे ट्राइब्स को एक्सेप्ट करते हुए 2700 साल के बाद इनको वापस इजराइल लाने का अप्रूवल दे दिया है और पहला बैच इजराइल की धरती के ऊपर लैंड भी हो गया है। हालांकि इनके साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर ये रीसेटल होकर भारत से इजराइल जाना चाहते हैं तो ही इनको लिया जाएगा।
अगर ये भारत में रहना चाहते हैं तो इनको फोर्स नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की जो पार्टी है, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि सरकार में भी है, इन्होंने भारत की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कांटेक्ट किया है और बीजेपी के साथ पॉलिटिकल टाइज और कोलैबोरेशन करने का प्रपोजल दिया है। खास बात यह है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने खुद ये लेटर भारत के बीजेपी के चीफ को लिखा है। बीजेपी फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के हेड विजय चौटरीवाला ने रिसेंटली जब बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर हुमायूं कबीर भारत आए थे, उस समय मुलाकात की थी और उन्होंने ये लेटर उनको हैंडओवर किया था। और हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी पार्टी और बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी के बीच पॉलिटिकल एक्सचेंजेस और पॉलिटिकल कंसल्टेशंस आगे भी देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि बीएनपी पार्टी भारत के साथ रिलेशंस को ठीक करना चाहती हो, क्योंकि हिस्टोरिकली बीएनपी कभी भी भारत का साथ नहीं देती थी। लेकिन सरकार बनाने के बाद तारिक रहमान और बीएनपी पार्टी का भारत को लेकर स्टांस काफी सॉफ्ट हो रहा है। नई सरकार का भारत को लेकर इतना नरम रुख होगा, ये तो खैर हमने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जो दोनों देशों के बीच हालात पैदा कर दिए थे, संबंधों को बद से बदतर कर दिया था, उसको देखकर तो लगता था कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध कभी भी नहीं सुधरेंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि नई सरकार बनने के बाद थोड़ी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं, ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा, ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है, उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं, वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।